अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं लिब्रा HD डिजिटल चैनल। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, डायरेक्टर जनरल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। आज इनसे जानेंगे इनके काम के हवाले से और ये जो रिसर्च कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नज़ीर साहब और प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ लिब्रा HD TV का, जिन्होंने इसको ज़रूरी समझा और हमें मदऊ किया और हम अपने बारे में और इदारे के बारे में और अपनी कारकर्दगी के बारे में और ओवरऑल पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ पे कोई बात कर सके। बेसिकली अभी तो मैं PhD हूँ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी से और डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर। मेरा इससे पहले जो है ना MSc पैथोलॉजी के अंदर है। फिर मैं DVM डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसन। और मैं उससे पहले जो है ना मेरी मेडिकल में एडमिशन हुई थी, लेकिन मैंने वेटनरी को तरजीह दी। फिर मेडिकल होने के बाद अपने कैरियर के अंदर मैं माशाल्लाह टॉपर रहा हूँ और कोई 5 मरतबा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सदर पाकिस्तान का सदाती अवार्ड मुझे मिल चुका है। और फिर मैं बाहर स्कॉलरशिप से मुसलसल रहा हूँ, तो मैं बाहर स्कॉलरशिप पे चला गया था PhD करने के बाद वापस आके फिर मैंने MBA भी कर ली, क्योंकि व्हेन यू आर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट तो फिर आपको फाइनेंशियल मैटर्स और मामलात चलाने के लिए आपको बिज़नेस एक्यूमेन होना चाहिए, और उसके अलावा जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसको समझने के लिए आपको कम से कम उस तरह का सेंस होना चाहिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फिर मैंने MBA कराची से की। नज़ीर साहब, ये बताइएगा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ क्या काम कर रहा है और इस अदारे को आपने कब ज्वाइन किया? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ जो है ना सिंध असम्बली ने अभी रिसेंटली ही 2018 में एक्ट पास किया, और इसको बहुत ज़्यादा फंक्शंस और 18 अमेंडमेंट के तनादुर से और आजकल के जो पब्लिक हेल्थ इशूज़ हैं उसके मामले में फंक्शंस दे दिए। तो इस वजह से फ़िलहाल तो आउट ऑफ 7 फंक्शंस हम जो है ना वो 3 मुसलसल कर रहे हैं और डेवलपमेंट फेस में, और आहिस्ता सा बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा काम है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के अंदर कोई हम 300 से अबव यानी 350 मिलियन डोजेज़ के करीब जो है ना वो वैक्सीन और बायोलॉजिक्स बनाते हैं, और हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोज वाइज इदारा है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में है गवर्नमेंट के बैनर तले। और अभी वैक्सीन जो है वो तकरीबन हम सब किस्म की वैक्सीन जो पोल्ट्री में, मुर्गबानी में या देसी मुर्गी में या फैंसी बर्ड के कुछ वैक्सीन में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक के ऊपर 4-5 हम वैक्सीन बना रहे हैं, कुछ ट्रायल में है, कुछ आगे बनाने का इरादा है। पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फंक्शन मिला है कि हम एंटी रेबीज़ और एंटी स्नेक विनोम जो है कि कुत्ते के काटने वाली जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है, वो रेबीज़ वाली भी बनाए सीरम, और उसके अलावा एंटी स्नेक विनोम यानी अगर सांप डस जाए तो उसके लिए भी। इसके अलावा डिजीज़ डायग्नोसिस के ऊपर हमारी टर्शरी लेवल की लेबॉर्ट्री है, जिसके अंदर आप देखें तो हमारे पास मालिकुलर लेवल पे रिसर्च होती है। तो सीरोलॉजी से लेके पैथोलॉजी से लेके मालिकुलर लेवल पे हम रिसर्च करते हैं, और फार्मर्स को हम बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपकी जो एनिमल प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे मीट है, मिल्क है, उसमें की असेसमेंट, उसकी टेस्टें। उसके अलावा हमारे पास एक छोटी क्लिनिक है जिसके अंदर हम पेट्स और फैंसी बर्ड्स और कुछ छोटे जानवरों को हम मुसलसल जो है ना सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो अभी हमारा काम चल रहा है। फ्यूचर में ये, क्योंकि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एक जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है, तो हमने डेवलपमेंट फेस में और इंशाल्लाह विद इन ईयर पीरियड हम अपनी MPhil और PhD डिग्रीज़ अवार्ड करने जाएंगे अपनी फील्ड के हिसाब से। उसमें हम एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में हैं, और जैसे ही वो जल्द हो जाती है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा शार्ट कोर्सेज़ हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फार्मिंग के हिसाब से सर्विसेज हैं वो हम दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लैब जो है ना वो बन रही है, और उसके लिए डेवलपमेंट फेस चल रहा है एडवांस स्टेज पे। मैं समझता हूँ 2-3 माह में हमें टेस्टिंग लैब जो है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर हवाले हो जाएगा। उसमें फिर इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें जो वेटनरी की वैक्सीन्स और ड्रग्स हैं वो यहाँ पे इंशाल्लाह हम टेस्ट करके सर्विसेज मुहैया करेंगे। तो इसके अलावा जो हमारे फंक्शन है पब्लिक हेल्थ और ज़ूनोटिक पे, हमारा एक फेडरल का प्रोजेक्ट है जो अभी अप्रूव होने जा रहा है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई जानवरों से मुंतकिल होने वाली बीमारियां कौन सी हैं जो इंसानों को लगती हैं।
और वो ज़ोनोटिक कहलाती हैं। और उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वन हेल्थ का है, तो आप ये नहीं कर सकते कि जानवरों की सेहत के बगैर इंसान की सेहत का कोई ज़ामिन नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर वही खाते हैं जो जहाँ से जानवर से आता है। तो इस वजह से अगर हम जानवरों की हद तक वो सेहतमंद माल मवेशी पाल लें और उनको कंट्रोल कर लें तो इंसान बहुत ही बीमारियों से बच जाएगा। तो इस वजह से हम जो है ना वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बैठे हुए हैं वन हेल्थ की तरह, कि विदाउट इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक यू कांट इंश्योर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन। तो इस वजह से ज़ोनोटिक और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस पे हमारा काम अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर कुछ ज़ोनोटिक बीमारियां होती हैं, जिस तरह अबॉर्शंस की हैं, ब्रूसोला अबार्टस है, उसके अलावा एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू है, उसके अलावा कुछ ऐसी हैं ट्यूबरकुलोसिस है, वो मिल्क से आ रही है। इस तरह जो है ना वो कुछ पैरासिटिक डिजीज़ हैं, पॉक्स हैं, ये सारी जो है ना ह्यूमन से, ये एनिमल से आ रही हैं, तो फिर ह्यूमन तक वो मुंतकिल होती हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसकी टाइमली डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन में क्या है वो देखते हैं हम। एक और हमारा जो है ना इंस्टीट्यूट के अंदर एक पहले पोल्ट्री हेल्थ था, फिर लाइव स्टॉक हेल्थ इसमें ऐड हुआ, अब पेट्स एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, उनकी डिजीज़ है, उनको कंट्रोल के मामलात हैं, उनकी वैक्सीनेशन के मामलात हैं, वो भी हम आजकल देख रहे हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ पहले किसी और नाम से काम कर रहा था, क्या वजह है कि इसका नाम तब्दील किया गया? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं कि ये किसी और नाम से पहले काम कर रहा था। अगर इसकी तारीख देखी जाए तो 1968 में पोल्ट्री इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान के अंदर, कमर्शियल पोल्ट्री। और हमारा जो पेरेंट इदारा था पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, PIA शेवर के साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में जो फार्मी मुर्गी है उसका बाकायदा जो है ना सिलसिला शुरू किया, और कराची से हुई थी, PRI कराची से। और जैसे ही मुर्गबानी शुरू हो गई, क्योंकि वो फार्मिंग थी जो कंसंट्रेटेड फार्मिंग थी या इंटेंसिव फार्मिंग हम उसको कहते हैं, पहले तो 2-4 मुर्गियाँ रख के वो लोग घर में पालते थे, लेकिन जब फार्मिंग प्रॉपर हुई तो ज़ाहिर है उसके साथ डिजीज़ का मामला हुआ। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये रियलाइज़ किया कि हमें जो है ना वो डिजीज़ से बचाने के लिए कोई वैक्सीन हम अगर दरामद करेंगे तो उसमें बड़े से इशूज़ होते हैं, फिर आपकी जो कास्ट है वो बहुत हाई होती है, डॉलर वैल्यू में होता है। तो उन्होंने एक छोटा सा इदारा बनाया जिसको वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्शन वैक्सीन यूनिट के नाम से ये 1970 में इस्टेब्लिश किया। चलते चलते इस इदारे ने अपना परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे पहले न्यूकासल डिजीज़ यानी रानी खेत की वैक्सीन बनाई, उसके बाद फाउल पॉक्स की बनाई, उसके बाद फिर बाकी वायरसेस की बनाते गए, और इसी वजह से इदारा बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस इदारे को बाकायदा इदारे के तौर पे इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 1995 में एक एक्ट पास किया सिंध पोल्ट्री वैक्सीन सेंटर के नाम से। उसमें दायरा कार ज़्यादातर पोल्ट्री के लिहाज से जो डिजीज़ हैं उसकी डायग्नोसिस, उसके अलावा उसकी टाइमली वैक्सीनेशन और उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग के एस्पेक्ट जो है ना उसको कवर किया गया। लेकिन 18th अमेंडमेंट के आने के बाद और जो आजकल की जदीद मामलात हैं जिसमें पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़ोनोटिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक हेल्थ को बहुत ज़्यादा कवर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ और डिजीज़ आ गई हैं। तो इस वजह से और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना ये फंक्शंस जो थे फेडरल गवर्नमेंट के सर्विलेंस के, उसके अलावा डिजीज़ डायग्नोसिस के और जो ज़ोनोटिक डिजीज़ हैं उसको, वो सारे ट्रांसफ़र हुए प्रोविंसेस को। तो फिर जिद्दत के हिसाब से फिर देखा गया कि नहीं यार, हमें एक ऐसा इदारा चाहिए जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च और टर्शरी लेवल पे जाके इन सारी बीमारियों जो जानवरों से रिलेटेड हैं, वो जानवर किस किस्म के हैं, वो पोल्ट्री के हैं यानी मुर्गबानी के जानवर हैं, या फिर लाइव स्टॉक यानी बड़े छोटे जानवर जो हैं वो हैं, मैमल्स हैं, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ और पेट्स हैं, उन सब को कवर करने के लिए फिर 2018 में सिंध पोल्ट्री वैक्सीन सेंटर को अपग्रेड करके और इसका नाम तब्दील करके और उसको फंक्शंस को ऐड करते हुए उसका फ्रेमवर्क बढ़ाने के लिए उसका स्फेयर बढ़ाया गया, और फिर ये इसको जो है ना सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के नाम से जो है ना वो बिल पास किया गया। अब इसमें टेक्निकल 3 डिवीजन्स हैं। लाइव स्टॉक हेल्थ यानी लाइव स्टॉक के हिसाब से उसकी वैक्सीन प्रोडक्शन, उसकी डिजीज़ डायग्नोसिस, उसकी प्रिवेंशन, उसकी एनिमल प्रोडक्ट्स जितनी भी है उसकी टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़, PhD, MPhil, डिप्लोमा से लेके ड्रग टेस्टिंग तक जो एस्पेक्ट हैं वो हमें कवर करने हैं। इसी तरह पेट्स और वाइल्ड लाइफ का और इसी तरह जो है ना वो पोल्ट्री का करना है। तो इस वजह से फंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए। तो फिर ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची के नाम से बाकायदा वजूद में आया, और जिसका बाकायदा इफ्तिताह अभी 1 अप्रैल 2021 को CM सैयद मुराद अली शाह साहब ने, हमारे मिनिस्टर जो चेयरमैन भी हैं इस इदारे के,
जनाब इंजीनियर अब्दुल पारी पताफ़ी साहब के साथ मिलके इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। क्योंकि 2018 में जैसे ही एक्ट पास हुआ तो ये इब्तिदाई जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के मराहल थे जो माशाल्लाह पाया तकमील को पहुँचे, और अप्रैल 2021 को बाकायदा इसका इफ्तिताह करके और इस इदारे का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर साहब ये बताइएगा, इस अदारे के किन शहरों में ऑफिस है और क्या क्या सर्विस मुहैया कर रहे हैं? सिंध असम्बली के एक्ट के मुताबिक जो है ना वो हमें कम से कम डिवीज़नल हेड क्वार्टर पे हमें रहना है। तो 6 डिवीज़न्स हैं इसी तरह, तो लाड़काना है, हैदराबाद है, सखर है, उसके अलावा नवाबशाह है, शहीद बेनज़ीराबाद, और मीरपुर ख़ास है डिवीज़न, और हैदराबाद। तो इनमें लेकिन अभी हमारी इनिशियल स्टेज पे वहाँ पे, क्योंकि हमारा पहले फोकस है हेड ऑफिस को डेवलप करें और डेवलप करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो हैदराबाद की लेवल तक फ़िलहाल हमारा जो सेटअप है उसके अंदर हम पोल्ट्री की डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस तक हैं, और वैक्सीन भी अगर यहाँ से प्रोड्यूस होकर वहाँ पे जाती है, और सीरोलॉजी लेवल तक हमारा सेटअप है हैदराबाद और लाड़काना में। बाकी मीरपुर ख़ास में, ठट्टा में, उसके अलावा थरपाकर में और सखर में हमारी जो है ना वो छोटी पॉइंट्स हैं, अभी नोट्स बनी हुई हैं, और उसको हम इन्हांस करेंगे लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। वज़ीर साहब ये बताइएगा, जिनको वैक्सीन की ज़रूरत होती है वो आप लोगों से किस तरह रब्ता करते हैं और आप उनको क्या सर्विसेज मुहैया करते हैं? हमारे पास जो है ना वो वेबसाइट भी है, आप अगर नेट पे भी जाते हैं, उसके अलावा नंबर भी लोगों से शेयर करते रहते हैं। तो मेरे पास जो है ना मार्केटिंग यूनिट सेपरेट है, और मार्केटिंग यूनिट के हेड हैं डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग रईस अहमद खान, और वो आराम से आपको नंबर मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं और जो भी वैक्सीन चाहिए वो। एक तो ये तरीका है अगर डायरेक्ट आपको वैक्सीन बल्क में चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट पहुँच जाती है, और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मिसाल के तौर पे कराची में 2-3 हैं, ठट्टा में 2 हैं, हैदराबाद में 1 है, लाड़काना में है, सखर में है, हर जगह पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी बड़ी शॉप पे चले जाएंगे, तो पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में लाहौर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, और हम आज़ाद कश्मीर तक जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर गवर्नमेंट वाली साइड पे कवर करते हैं। उसके अलावा KPK में, मर्दान में है, या फिर पेशावर में और कोयटा में, ये हर जगह पे हमारे बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर और आउटलेट्स हैं जहाँ से आप वैक्सीन ख़रीदते जा सकती है। वज़ीर साहब ये बताइएगा, रिसर्च के हवाले से क्या काम हो रहा है और किस तरह का काम हो रहा है, और आपके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है? सबसे पहली बात कि रिसर्च के हवाले से जो भी हमारा काम है वो रिसर्च बेस्ड है। पहला हमारा काम होता है कि हम पाकिस्तान से और खुसूसन सिंध से हर जगह से हमारे पास सैंपल आते हैं, डिज़ीज़ कौन सी चल रही है, वायरस बैक्टीरिया कौन सा है, और हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फर्दर उसको लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा वायरस किस हिसाब से फैला रहा है, और कोई वायरस या बैक्टीरिया अपनी शक्ल या मामला तब्दील तो नहीं कर रहा, म्यूटेट तो नहीं हो रहा। तो उस वजह से फिर हमारी कंटिन्यूस रिसर्च चलती रहती है, और जिसके बुनियाद पे फिर हम वैक्सीन भी उस हिसाब से अपडेट करते हैं, उसमें वो वायरस डालते हैं जो अभी इन्फेक्शन जो चल रहा होता है। तो सबसे पहली तो हमारी रिसर्च कंटिन्यूस उस पर होती है। दूसरी हमारी रिसर्च होती है जो हमारे पास MPhil PhD लोग काम करते हैं, तो वो इसी फील्ड से रिलेटेड MPhil और PhD का टॉपिक लेते हैं, तो फिर वो अपनी टॉपिक के हिसाब से रिसर्च करते हैं फर्दर। तीसरी लेवल हमारी रिसर्च की जो न्यू वैक्सीन हम बनाते हैं, तो उसका हमारा यूनिट है वैक्सीन प्रोडक्शन का, और जिसके अंदर जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन जो है वो मुसलसल तहकीक कर रहा होता है कि अब पाकिस्तान में या ख़ुसूसन सिंध में कौन सी वैक्सीन की लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से ज़रूरत है, तो उसको बनाई जाए। तो उसमें के पाइपलाइन में फिर वैक्सीन प्रोडक्शन पे वो हमारी रिसर्च चल रही होती है। अब हम ये सोच रहे हैं कि क्योंकि ये MPhil PhD डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट भी हो चुका है, तो इसमें जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रिसर्च करके हम ले आए। डायग्नोसिस के ऊपर हम सीरोलॉजी ऑफ़र करते हैं, पैथोलॉजी के मालिकुलर बायोलॉजी की लैब है, उसके अलावा हमारी टर्शियरी मालिकुलर लेवल पे है कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ डायग्नोस करानी हो, सीरोलॉजी लेवल पे नहीं होती, तो आगे जाते हैं और फिर आप मालिकुलर लेवल पे PCR, RT-PCR, DNA बेस्ड, RNA बेस्ड आप जो है ना उसको डायग्नोस कर रहे होते हैं। हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट जो है अभी रिसर्च में वो ये है कि हम एंटी रेबीज़ और एंटी स्नेक विनोम सीरा बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारा आइडिया है कि हम प्लांट्स में जो है ना वो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएं और उसके अंदर जो है ना एडिबल वैक्सीन बनाएं। इसी तरह कि आप मिसाल के तौर पे कोई घास या गंदम या कोई चावल या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके अंदर वो उस वायरस के या उस वैक्सीन के जीन हम उनमें डाल दें, जिससे मल्टीप्लाई होता है तो कोई जानवर या बर्ड या एनिमल जब उनको घास को खाता है तो ऑटोमेटिक वैक्सीन हो जाए। तो हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट करीबी यही है, जिसके ऊपर हम जो है ना सीरम और इसके साथ
कुछ जो है ड्रग टेस्टिंग के हवाले से भी रिसर्च हो रही है और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ख़ास तौर पे हमारा इंटरेस्ट प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की तरफ अब बढ़ने लगा है रुझान। तो इसमें जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम जॉइंट वेंचर पेश करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तक भी काम करते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पार्टी रिसर्च भी करते हैं। नज़ीर साहब, सप्लाई के हवाले से बताइएगा कि आप वैक्सीन किन अदारों को सप्लाई कर रहे हैं, और प्राइवेट लोग जो आपसे वैक्सीन तैयार करवाना चाहें तो वो क्या तरीक़ाकार है? अब अगर देखा जाए तो हम पाकिस्तान के अगर मार्केटिंग रिक्वायरमेंट जो है ना वैक्सीन की पूरे पाकिस्तान की अगर देखी जाए, उसका हम 25% शेयर जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। 6 इदारे हैं गवर्नमेंट के पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन वेटनरी लाइव स्टॉक के अंदर करते हैं, और 6 में से हम सबसे हाईएस्ट हैं, क्योंकि 60% आपकी जो रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की वो इम्पोर्टेड वैक्सीन पे मुश्तमिल है। 40% हम लोकल कवर करते हैं, उस 40% का 25% हम कवर कर रहे हैं। और अगर इसको देखा जाए तो 25% के अंदर फिर हम फर्दर इसको डिवाइड करें तो हम 40% प्राइवेट को अभी इस साल, और फिर 60% हमारी गवर्नमेंट को जाती है। प्रीवियसली 40% गवर्नमेंट को जाती थी और 60% प्राइवेट को जाती थी। गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, लाइव स्टॉक और फिशरीज डिपार्टमेंट, ना सिर्फ पंजाब ने लेकिन सिंध ने, कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। आप ट्रीटमेंट पे, इलनेस पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे ख़र्चा कम करें और प्रिवेंशन पे ज़्यादा करें। तो इस वजह से बजटरी एलोकेशन जो हैं वो वैक्सीन की तरफ काफ़ी बढ़े हैं। उससे ये हो रहा है कि आपको टाइमली डिजीज़ कंट्रोल हो जाए। आप ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि पहले बीमारी हो जाए उसका इलाज करें? ये क्यों नहीं करते कि हम वैक्सीन लगा लें और फिर कोई बीमारी ही ना आए तो फिर इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है वो पूरा शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट जो है वो डिपार्टमेंट्स में आया है। उस वजह से हमें जो है ना वो गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे सप्लाई करनी होती है वैक्सीन, और सब्सिडाइज रेट पे। तो हम गवर्नमेंट को 60% हमारी जो वैक्सीन में प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट को जा रही है, और 40% थ्रू आउट पाकिस्तान जा रही है, और आउटसाइड पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में अगर ये देखा जाए तो ये आज़ाद कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक हमारी वैक्सीन प्रोवाइड हो रही है। और हमारे पास कोल्ड चेन ट्रक हैं, अगर जितना भी दूर होता है, छोटी बड़ी ट्रक्स हैं, उसमें हम जो है ना वो ठंडा एनवायरनमेंट जो 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, उसी में न सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकिन पंजाब तक भी हम ये सप्लाई करते हैं। आज़ाद कश्मीर तक जब वैक्सीन जाती है तो प्रॉपर स्टोरेज के अंदर फिर ट्रांसपोर्ट होती है। नज़ीर साहब, ये बताइएगा ये वैक्सीन कहाँ से कितनी इम्पोर्ट हो रही है, और आपके अदारे में ऐसी सहूलियत मैसर है कि आप पूरे पाकिस्तान की डिमांड पूरी कर सकें? वेरी अनफॉर्चुनेट से, यानी ये हमारी बदकिस्मती है कि हम समझते हैं कि जो गोरे जितने भी जो चीज़ बनाते हैं वो अच्छी होती है, या बाहर वाली चीज़ अच्छी होती है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं आजकल। अगर हम इदारों को देखें, पाकिस्तानी इदारे, तो उनका जो है ना वो 50% भी जो है ना यूटिलाइजेशन नहीं है, यानी एक ही हम जो है ना शिफ्ट लगाते हैं और उसकी हमारी जो है ना 50% यूटिलाइजेशन पे ये प्रोडक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं 6 पाकिस्तान के अंदर, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि मार्केटिंग फोर्स हमारे पास नहीं होती, हम बड़े बड़े स्लोगन नहीं लगाते, उसको बड़ा खूबसूरत बाहर से नहीं पेश करते। तो जो प्राइवेट फार्मर हैं वो ज़्यादातर यही समझते हैं कि शायद बाहर वाली चीज़, इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेड चीज़ हमारे पास वाहिद पाकिस्तान मुल्क के, मैं समझता हूँ दुनिया के गोले पे, जो ये नहीं देखता कि हमारे पास कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सा स्ट्रेन चल रहा है, वायरस चल रहा है, बैक्टीरिया चीज़। कुछ चीज़ें होंगी बाहर की अच्छी, लेकिन वैक्सीन के मामले में क्या है, वैक्सीन का प्रिंसिपल ये है कि जो आप टीका लगा रहे हैं उसमें उसी ही बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया मौजूद होता है, या कोई जरसूमा मौजूद होता है। जब आप वो टीका लगाते हैं तो उसके अंदर 0.0001% चांस होते हैं कि वो लाइव हो, अगर तो वो उस बॉडी को प्रोटेक्ट तो करेगी लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करेगा, वायरस शेड होगा, यानी एनवायरनमेंट में नया वायरस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमारा वाहिद मुल्क है जो किसी से भी, हम 11 ममालिक से इंपोर्ट हो रही है पोल्ट्री वैक्सीन और लाइव स्टॉक वैक्सीन। वो कंट्रीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से अपने ही वायरस की, अपने स्ट्रेन की, अपने ही टाइप ऑफ वायरस की वैक्सीन बनाते हैं या बैक्टीरिया की बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखे बगैर कि हमारे पास वो डिजीज़ है नहीं है या हमारे पास वो वायरस और स्ट्रेन है नहीं है, हम क्या करते हैं कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए कि कमर्शियली हम इंपोर्ट कर देते हैं और उसके ऊपर ठप्पा लगा लेते हैं कि भाई ये जर्मनी की, इटली की है, यूएस की है, ये इजिप्ट की है, ये फ़लाँ जगह इटली की है, या इंडोनेशिया की है, या चाइना की है। तो उससे ये हुआ कि पोल्ट्री का बड़ा हो चुका है। एक तरह से अगर देखें तो पोल्ट्री के अंदर जो डिजीज़, जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, क्यों नहीं हम कंट्रोल पा रहे हैं उस लेवल तक, क्योंकि उसमें हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा स्ट्रेन कौन सी एरिया में चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेन का पता लगाने के लिए कम से कम 3 माह की स्टडी चाहिए, और 3 माह तक तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता।
तो इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेटबैक हो रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी, अब लाइव स्टॉक के अंदर भी ये ट्रेंड हो गया है। तो जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं ख़ासतौर पे फेडरल की, वो ये नहीं सोचती कि भाई हम ये देखें, या हमें टेक्निकली जितने भी हम इदारे बने हुए हैं जो प्राविंशियल लेवल पे बैठे हुए हैं, उनसे हमसे आइडिया ले लें या हमसे कोई ओपिनियन ले लें कि भाई ये हम रजिस्टर करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर देखें तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है इस मामले में, ख़ास तौर पे लाइव स्टॉक और वेटनरी में हम सारी वैक्सीन बना सकते हैं। FMD एक है जो जिसके लिए हम फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए बाकायदा प्लांट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी हमने स्टार्ट कर दी है और उसके बाद हम प्लांट बनाएंगे। पैकेजिंग का हमारे पास यूनिट लगा हुआ है वैसे पहले। तो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने लोकल रिसोर्सेज हम कर सकते हैं, बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक दफ़ा डिसाइड कर लें और ये तय कर लें कि हमने बिज़नेस इंटरेस्ट जो है ना छोटे मोटे लोगों के वो सर्व करने हैं या प्रॉपर नेशन को सर्व करना है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। नज़ीर साहब, आजकल मुर्गियों की बीमारी के हवाले से एक बात चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल क्योंकि हम मुसलसल इसकी डायग्नोस कर रहे हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो रिपोर्टिंग होती है, मेरी नज़र में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। थोड़ी बहुत रानी खेत थी, तो उसके बाद कुरेदा का चोचा छोड़ गया। अब इनका कोई ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं होता, ना रानी खेत का ना कुरेदा का। वो डिजीज़ बर्ड लेवल पे। हमें ये समझना चाहिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट है, बर्ड्स के डिफरेंट है, ह्यूमन के डिफरेंट है। वी आर मैमल्स और बर्ड्स के सिस्टम डिफरेंट है। तो वायरसेस, हर वायरस जो है ना वो ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता, एक तो ये। लेकिन दूसरी कोई बड़े पैमाने पर आउटब्रेक भी नहीं हो रहे हैं। मामला ये हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई में गैप हुआ, मुर्गी बहुत हाई चली गई और बहुत महंगी हो गई। उसके बीच में जो है ना वो शोषा छोड़ा गया और हम तो सुनी सुनाई बातों पे सोशल मीडिया पे विदाउट एनी वेरिफिकेशन हम उसके पीछे चल जाते हैं। कोरोना के आने के बाद जो है ना इंटरनेशनल एम्बार्गो, जो ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, वो लॉक हो गई। तो हमारे पास जो ग्रैंड पेरेंट्स होता था, जो बच्चे देता था पेरेंट्स के, पेरेंट्स के फिर बच्चे जो है ना वो हम ब्रायलर के लिए या अंडे के लिए इस्तेमाल करते थे। वो जीपी या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो पाकिस्तान आना था, वो 1 साल 2 साल ये जो डिस्टर्ब रहा है कोरोना की वजह से, वो नहीं आ पाया। जब वो नहीं आया तो ब्रीडर हमारे पास शार्ट हो गया। जब ब्रीडर शार्ट हो गया तो ज़ाहिर है उसके जो बच्चे हैं वो भी शार्ट हो गए। तो फिर खाने के लिए ब्रायलर और अंडे के लिए जो है ना अंडे वाली मुर्गी, वो पाकिस्तान में वो पैदावार कम हुई, लोगों ने लगाई कम। जब पैदावार कम हुई तो लेकिन जो डिमांड है वो तो और ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, कोरोना के सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें, अगर होटलिंग रेस्टोरेंट वाली चेन से ना वो उसने सर्वाइव किया एक तरह से, टेक अवेज और उसके अंदर जो है ना होम डिलीवरी में, उससे ज़्यादा लोग जो घर में रहे तो उन्होंने खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो ट्रेंड तो वही था या उससे बढ़ा। उससे ये हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो गैप हुआ, उससे मुर्गी का रेट हाई हो गया। अब उसको कैसे कम लाया जाए, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने ना ये फेक न्यूज़ और इस तरह की शोशे छोड़े कि यार मुर्गी का गोश्त तो ऐसा है वैसा है, इसमें ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। और हमारे लोग जो है ना ये नहीं जानते कि भाई बात कौन कर रहा है, वो कितना मुस्तनद बंदा है। किसी का भी कोई भी तहरीर उठा के या किसी की कोई भी फेक न्यूज़ उठा के हम उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। उससे ये हुआ कि अब जो है ना वो डिमांड लोगों ने कम करना शुरू कर दी, तो सप्लाई तो वैसे ही 50% थी। हम पाकिस्तानी बहैसियत काम पाकिस्तानी हमें सोचना है कि हमारी जो प्रोटीन डिमांड्स हैं वो दुनिया की प्रोटीन के हिसाब से हमने अपने लिए कम रखी हुई। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो जिस तरह कनाडा है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो पर कैपिटा कंजप्शन है गोश्त की, यानी जो गोश्त साल में खाया जाता है वो तकरीबन 150, 140, 160 किलो पर पर्सन, यानी हर बंदा इतना गोश्त खाता है साल में। और पाकिस्तान की अभी भी एवरेज जो है ना वो 20, 24, 20, 19 ये चल रही है। तो हम 20 किलो खा रहे हैं पर पर्सन जो है ना पर एनम के हिसाब से। तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी थी। और उसमें से अगर देखें तो हमारा बीफ तो कंजप्शन बहुत लो है, यानी 6 to 7 kg पर कैपिटा है हमारी जो है ना वो बीफ की कंजप्शन। और उसके अलावा थोड़ा बहुत हमारा मटन की कंजप्शन है, यानी 4 से 5 जो है ना वो kg पर कैपिटा। बाकी जो 10 से 13 के करीब या 14 के करीब जो kg पर कैपिटा है वो तो चिकन पूरी कर रहा है आपकी। और हमने अगर चिकन को माइनस कर देंगे तो हम पहले ही मेल नरिश्ड हैं, हमारे पास प्रोटीन रिक्वायरमेंट पहले ही नहीं पूरी हो रही, हमारे बच्चे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, हम मेल नरिश्ड का शिकार हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल जो है ना वो ग़िज़ाई किल्लत है। और अगर हमने पोल्ट्री को भी कोई इल्ज़ामात लगा के उसको निकाल दिया, ठीक है, ये वाहिद मुल्क है अगर दुनिया में देखा जाए तो क्या दुनिया में मुर्गी फार्मिंग मुर्गी नहीं खाई जाती, फास्ट फूड में सारा चिकन चल रहा होता है, प्रोसेस्ड जितने भी मीट है उसमें चिकन चलता है। नो डाउट बीफ भी वो लोग खाते हैं, बीफ ब्रीड्स हैं उनके पास, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना बाकी दुनिया के अंदर भी पोल्ट्री है। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान में जो मुर्गी है वो इतनी बदनाम क्यों है, यह सवाल तो ये है। बाकी दुनिया में भी तो
है ना, वहाँ पे भी तो ये इश्यूज़ हैं उस पोल्ट्री के साथ। हम क्यों इसके पीछे लग जाते हैं? पोल्ट्री वाहिद चीज़ है जो इतनी सेंसिटिव है कि वो कुछ लोग कहते हैं इसमें हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं, और खुदा के बंदे स्टीरॉयड हार्मोन पोल्ट्री में क्या करेगा? स्टीरॉयड हार्मोन तो मैमल्स का है। चलो अगर हार्मोन लगता भी है तो कहीं ना कहीं तो वो बनता होगा ना भाई, इसको बढ़ाने के लिए। जब फार्मर को हर जगह से स्टोर से मिल जाता है, हमने तो एक दो मरतबा ये दावा कर दिया कि कोई भी बंदा जाके किसी भी स्टोर से ये ख़रीद ले कि यार ये पोल्ट्री की दवाई दें जो स्टेरॉयड हार्मोन है, जो इसका वज़न बढ़ाता है, ठीक है, तो हम उनको इनाम देंगे। जब कोई चीज़ मार्केट में मिलती नहीं है, जो चीज़ दुनिया में बनती नहीं है, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर संख्या यानी आर्सेनिक खिलाया जाता है पोल्ट्री को। अब पोल्ट्री का जो चूज़ा है वो इतना सेंसिटिव है कि अगर उसकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी अप डाउन की जाए, उसका टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन किया जाए, उसकी ह्यूमिडिटी थोड़ी अप डाउन हो जाए तो वो मर जाता है, छोटी सी स्ट्रेस में मर जाता है। पानी की तब्दीली जितने भी हमारे जो है ना वो कंट्रोल शेड्स और बेहतर फार्मिंग हो रही है वो सारी आरओ प्लांट के पानी से। हम तो खारा पानी भी पी लें, जो भी पी लें, फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, पोल्ट्री सर्वाइव नहीं करती। इतना सेंसिटिव बर्ड होने के बाद वो उसको कौन आर्सेनिक खिला सकता है? और इतना जहर खा के भी अगर बर्ड नहीं मर रहा तो फिर वो जहर ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो मिसकंसेप्शन से इतनी लाई गई हैं पोल्ट्री के अंदर कि हर तरह का जो भी इल्ज़ाम है वो पोल्ट्री के ऊपर लगाया जाता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारी मेल नरिशमेंट बढ़ रही है और हम बहुत कमज़ोर हो रहे हैं दिन ब दिन, और जो एक रिलायंस था उसके ऊपर लोगों का कम हो रहा है, और लोग ये सुन के जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी से या जो है ना वो चिकन से दूर हो रहे हैं, और उससे हम कोई जो है ना नेशनल लेवल का काज का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, लेकिन डी सर्विस कर रहे हैं अपने आप को, कौम को रुसवा कर रहे हैं, और हम अपनी जो है ना नेशन के साथ खेल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के सुनी सुनाई बातों पे अमल करना चाहिए। आपके पास कोई भी ख़बर होती है तो उसको तस्दीक करने के लिए मुस्तनद इदारे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से बात करें और फिर वो आपको सही पिक्चर बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है। नज़ीर साहब, वैक्सीन की बात आ रही है, कुछ अरसे से कोविड के हवाले से वैक्सीन के बारे में सब मुख्तलिफ़ बातें सुन रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन लगाने से 2 साल में मौत हो सकती है, क्या ये बात हकीकत है? सबसे पहली बात कि ये इसकी तरदीद आ चुकी है, जिसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ साइंटिस्ट को तस्वीर लगा के नीचे रखा गया था कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो 2 साल में मर जाएंगे। अब ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी आज तक वैक्सीन नहीं बनी जिसको मरना है वो तो एक मुकर्रर टाइम। दूसरी बात यह है कि कोई टाइम स्केल के साथ कोई वैक्सीन नहीं होती है। वैक्सीन का काम है प्रोटेक्शन देना, इम्यूनिटी देना, न कि किसी को मारना। और अगर किसी को मारना भी है तो 2 साल क्यों? वो तो वैक्सीन आज लगी है, तो फिर 2 दिन में मरना चाहिए इंसान को, 1 हफ्ते में मरना चाहिए। सिर्फ ये जो है ना सुनी सुनी बातें, किसी की भी तस्वीर लगा के, हालांकि उस साइंटिस्ट ने का भी वर्जन आ गया बेचारे का, उसने कहा कि ये जो है ना ये सर इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम इस पे आते हैं बीइंग मैं, क्योंकि मेरी पीएचडी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। वैक्सीन का एक असूल है, जो निज़ाम है कुदरत का, डिफेंस का निज़ाम ये है कि अगर आपकी बॉडी है, बॉडी को ये दिखाया जाता है बार बार, वो काम करती है सेल्फ़ और नॉन सेल्फ पे, कि जो चीज़ आपके जिस्म में आती है वो कौन सी है, अपनी है या पराई है। अगर अपनी है तो फिर तो ठीक है, उसके लिए कोई डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर का कोई फ़र्द आता है घर में, तो हम उसके लिए कोई चौंक नहीं जाते, कोई डिफेंस नहीं करते, कोई लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं उससे, और उसको आने देते हैं दरवाज़ा खोल के। अगर कोई बाहर का बंदा आ जाता है तो उसको रोकते हैं पहले दरवाजे पे। फिर अगर कोई कब्ज़ा करने के चक्कर में, चोरी चकारी करने के चक्कर में, या कोई शरारत करने के अंदर आता है तो उससे हम बाकायदा लड़ते हैं। उसके लिए वेपन्स पहले ही हमने रखे, तैयार कर रहे किए होते हैं। तो वैक्सीन का भी मामला यही है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में एक वायरस बैक्टीरिया चल रहा है और हल्का सा डोज आपकी बॉडी में है, जिस तरह बचपन में हम बच्चों को छोड़ देते हैं नीचे ज़मीन पे खेल रहे होते हैं, तो माँ या घर के अंदर या उस मोहल्ले के अंदर जिस तरह की बीमारियाँ, हल्के फुल्के जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस वो मुंह में डाल रहा होता है, तो उसकी इम्यूनिटी बन रही होती है। या फिर माँ के दूध से जो माँ ने पूरी ज़िंदगी में अपनी डिसीज़ देखी है, उसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी माँ की बनी हुई है, वो दूध के थ्रू वो बच्चे में आ जाती है। तो माँ अगर इस एनवायरनमेंट की है तो बच्चा भी इस एनवायरनमेंट में होगा। यानी माँ, कुदरत का ये इतना हसीन निज़ाम है कि माँ ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की बीमारियाँ देखी हैं, उसका खदशा है कि बच्चा भी देखेगा। और बच्चे की इम्यूनिटी अभी छोटे है, बच्चे की बनी नहीं है, वीक है, इस वजह से कुदरत ने उसको दूध में डाल दिया। और फिर दूध के थ्रू जो है ना वो जो जिस तरह कहा जाता है कि भाई
या हमारे मज़हब में भी है कि कम से कम आप 2 साल दूध जो है ना वो बच्चों को पिलाएंगे और 2.5 साल तक जो है ना लड़के को पिलाएंगे। अगर वो पिलाएं तो आपको डिफेंस हो जाता है। अब कुछ ऐसे जरासीम वायरस होते हैं जो बहुत ख़तरनाक हद तक होते हैं और उसको एनवायरनमेंट से भी आप नहीं लेते। अगर एनवायरनमेंट से 1-2 वायरस भी ले लिया, जिस तरह हेपाटाइटिस के हैं या इस तरह के, तो वो आपको बीमारी पैदा कर देंगे। आपको चांस ही नहीं मिलता कि आपका जो है ना निज़ाम उसके ख़िलाफ़ डिफेंस बना पाए। वो इतने तेज़ होते हैं, इतने ख़तरनाक होते हैं। तो उसके लिए वैक्सीन लगाना, टीके बाकायदा लगाना ज़रूरी होता है बचपन में, ह्यूमंस में भी। अब अगर हम देखें तो बर्ड्स के अंदर कम से कम 3 दिन चाहिए इम्यूनिटी को डेवलप करने के, और पीक पीरियड 7 डेज़ है। और अगर इंसानों में देखा जाए तो 7 डेज़ से पीक पीरियड 15 डेज़ में आ जाता है, मैक्सिमम जो है ना 1 मंथ। और फिर जानवरों में भी यही मेमल्स वाली जो 7 डेज़ में आपकी वैक्सीन इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है, 15 डेज़ पे पीक पीरियड आ जाता है। अब जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। ज़रूर है कि कोई पोटेंट ज़्यादा है, यानी कोई प्रोटेक्शन में आपको 100% कवरेज दे रही है, कोई 80% दे रही है, कोई 70%। कुछ वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, यानी अगर वायरस हल्का फुल्का भी चेंज हो रहा है तो फिर भी वो प्रोटेक्शन दे रही है आपको। तो कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है, ये इदारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कोई इस हिसाब से नहीं जाता, कोई नहीं चाहता कि यार सारी इंसानियत मर जाए तो फिर वो खुद कहाँ रहेंगे, उसके भी बच्चे हैं, बिज़नेस कहाँ चलेगा। तो इस वजह से ये है कि फिर वैक्सीन जो जितनी भी टीके आ रहे हैं वो सारे फ़ायदेमंद हैं। हाँ, उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि रेंज कितनी है। मिसाल के तौर पे जो होल वायरस वैक्सीन होती है, जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, कोई 1930s से हम इसमें 100 साल से ज़्यादा हो गया है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को, ख़ास तौर पे होल वायरस वाली। तो उसमें ये है कि उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो जीन होते हैं, जो इंटरनल बॉडी बनाते हैं, वो सेम रहते हैं। ऊपर जो 1 या 2 जीन होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो अगर आप होल वायरस की वैक्सीन लगाते हैं जो ट्रेडिशनली बनी होती है, जिस तरह चाइना की, रशिया की है, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो ऊपर थोड़ा सा चेंज भी आ गया तो जो अंदर वाले 6 जीन हैं या उसकी जो 6 प्रोटीन है वो सेम रहती है। भले नया कोरोना का आपका वर्जन आ गया, आप एक इंग्लैंड का था, फिर इंडिया का है, फिर साउथ अफ्रीका का है, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन आ रहे हैं, तो उसमें हर एक के ख़िलाफ़ थोड़ी थोड़ी वो प्रोटेक्शन आपको दे देगी। यानी सीवियर कोई सिम्टम बनने नहीं जाएंगे, वायरस मल्टीप्लाई बॉडी में आपको नहीं करेगा, सीवियरिटी नहीं आएगी। कुछ है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन से। रिकॉम्बिनेंट का मकसद ये होता है कि जो ऊपर जो जीन दिया हुआ है वो एक ऐसे वायरस में डाला जाए जो ख़तरनाक नहीं है। तो यानी वायरस की 90% बॉडी वो नहीं रहती कोरोना की, 10% सिर्फ कोरोना के जो जीन है वो उसमें डाले जाते हैं। तो वायरस क्योंकि वो ख़तरनाक नहीं है तो इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर सरफेस वाला है वो प्रोटेक्शन देता है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये कि वो थोड़ी बहुत लाइव होती है, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनती है उससे, लेकिन सिर्फ उस वायरस के ख़िलाफ़ जो जिसका जीन उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी वो नैरो हो जाती है। यानी अगर आपने जो है ना इंग्लैंड के सब स्ट्रेंड के साथ की है, या फिर इंडिया के साथ की है, साउथ अफ्रीका के साथ की है, चाइनीज़ के साथ की है, तो सिर्फ प्रोटेक्शन उसी सब स्ट्रेंड के लिए देगी, बाकी नहीं देगी, क्योंकि उसमें बाकी बॉडी जो किसी और वायरस की है। और जो होल वायरस होते हैं उसमें ये है। इसी तरह मैसेंजर आरएनए जो आरएनए वैक्सीन आ रही है वो भी स्पेसिफिक है कि आपको 1 या 2 जीन के खिलाफ जो है ना वो प्रोटीन एक्सप्रेस करती है और मुसलसल रिलीज़ हो रहा होता है। तो यानी उसका मकसद है कि बार बार जो है ना वो, जैसे आप वैक्सीन लगा रहे हैं, एक दफ़ा वैक्सीन लगाने के बाद डेली जिस्म को बताया जाता है कि ये आपके लिए ख़तरनाक वायरस है, उसके खिलाफ डिफेंस बना है। तो बार बार जब जिस्म को बताया जाता है तो वो फील करता है ये बड़ा थ्रेट है, बड़ा जो है ना वो हमें जो है ना वो एक तरह से बड़ा दुश्मन है, तो उसके लिए बड़ी फ़ौज बनानी चाहिए। तो इस वजह से टाइटर बहुत हाई हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा बन जाता है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक है। मैसेंजर आरएनए वाली वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें इस वजह से चल रही हैं क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के अंदर और ख़ास तौर पर लाइवस्टॉक हेल्थ, कमर्शियल लेवल पे इतने लार्ज स्केल में कभी भी मैसेंजर आरएनए या आरएनए वैक्सीन नहीं लगी। और उसका रीज़न था वो अभी तक रिसर्च साइट पे थी। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि कहीं ये आरएनए इंटीग्रेट ना हो जाए, हमारी बॉडी का हिस्सा ना बन जाए, या उससे कोई और चेंजेस ना आ जाए, जो डेफिनेटली कम से कम 20 से 30 साल किसी भी इंटीग्रेशन के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए चाहिए रिसर्च। तो क्योंकि फिर जब ये देखा जाता है कि यार थ्रेट कितना है, अगर बहुत ख़तरनाक बीमारी है तो इसकी किस्म की छोटी मोटी रिस्क ली जा सकती है, तो यही देखा जाए। लेकिन आरएनए वायरसेस और रिकॉम्बिनेंट जो वैक्सीन हैं वो ज़्यादातर आपकी अंदर जो बॉडी में ये जो वायरस अगर आ भी जाता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक लेते हैं और ज़्यादा फैलाव नहीं करते। होल वायरस ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन किसी भी एक वायरस के ख़िलाफ़ उसकी उतनी लेवल की मुदाफ़त नहीं होती। मेरी नज़र में जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सारी कारआमद हैं, थोड़ी से ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है।
और खुदा न ख्वास्ता आप कोई इन्फेक्शन ले लेते हैं, कोई वायरस आपके ऊपर अटैक कर लेता है, तो कम से कम वैक्सीन न लगाने से बेहतर है जो लगाई हुई है तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो जो वैक्सीन से वो सिर्फ मुदाफ़त नहीं बनाती, इंसान की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी क्या रिस्पांस कर रही है उस वैक्सीन, क्योंकि डोज़ एक ही होता है। हर जो है ना वो इदारा यही चाहता है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का कि उसमें मैक्सिमम डोज जो अफोर्डेबल हो वो दिया जाए। अब मिसाल के तौर पे हम घर के अंदर 10 फ़र्द हैं और 10 अफराद के अंदर अगर हर बंदा 2-2 रोटियां खाना शुरू कर दे तो किसी का वज़न ज़्यादा बढ़ता है, कोई मेंटेन रहता है, किसी कम होता है। ये रिस्पांस होता है बॉडी का किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़। आपकी बॉडी जो है ना वो क्या रिस्पांस कर रही होती है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने वैक्सीन भी लगाई हुई है, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि वो बीमार क्यों होते हैं या वो बहुत इंतहाई जो है ना वो ख़तरनाक सूरत हाल में क्यों चले जाते हैं या इंतकाल हो जाता है। तो उसमें उनकी बॉडी इम्यूनिटी नहीं बना पाती वैक्सीन से। वो वहाँ पे कोई ना कोई उनका बैकग्राउंड में कोई इम्यूनोसप्रेसिव किस्म का इन्फेक्शन चल रहा होता है, या उनकी डाइट अच्छी नहीं है, या वो वैसे ही किसी हेल्थ इश्यूज़ में है, तो उस वजह से वो उस लेवल का दिफा नहीं कर पा रहे। तो जब वायरस आएगा तो डेफिनेटली अटैक करेगा, क्योंकि आपके पास वो दिफा है ही नहीं। तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं जिसके अंदर जो है ना वो कभी कभी नहीं करती। बाकी अदरवाइज़ अगर कोई हेल्दी है ह्यूमन और नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी डाइट भी अच्छी है, प्लान भी अच्छा है और जेनेटिक पोटेंशियल भी अच्छा है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई हर्ज है वैक्सीन लगाने में। और वो कोई वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, और इम्यूनिटी डेवलप भी हो गई तो फिर वायरस के अटैक ने उसको मार देना है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। और मेरी तरफ से यही पैगाम है कि जो है ना इस तरह की पैंडमिक जो कोरोना है, जिस तरह ये पहली और आखिरी नहीं है। एक सदी में कम से कम जो है ना वो हमें एक पैंडमिक होती है। 1700 सदी में हुई थी, 18 में हुई थी, फिर 19 में आई, फिर 20 में आई। और ये कोई अगर आप देखें पैटर्न तो 2007 ये 1720 में आई थी, फिर 18 जो है ना वो 19 में या 1815 में आई थी, फिर 1918 में आई स्पेनिश फ्लू के नाम से, फिर ये वायरस आ गया हमारा 2019 का। तो आम तौर पे हर सदी के जो है ना वो ये ईयर्स होते हैं, इसमें कोई ना कोई पेंडेमिक आती है। लेकिन हमारा इंटरेक्शन, ह्यूमन का इंटरफेक्शन स्पेस में, पानी के अंदर, मुख्तलिफ़ सतहों के अंदर, ज़मीन के ऊपर जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे बढ़ गया है, एनिमल के साथ बढ़ गया है, और जो पॉपुलेशन है प्लांट के साथ बढ़ गया है। तो इससे ये चांस है कि वो जो पॉपुलेशन पुरानी है जहाँ पे वो वायरस वहाँ पे रह रह के अडाप्ट हो चुका है, हमारे लिए वो नया वायरस है, नया बैक्टीरिया है। तो हम जब वो कैच कर लेते हैं तो हमारे लिए इशूज़ हेल्थ के बनेंगे। और ये पेंडेमिक अल्लाह करे कि ये आखिरी साबित हो, लेकिन इंसानी तारीख़ के अंदर ये आखिरी नहीं रहेगी। और एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये देखते हैं कि हमारा इंटरेक्शन जितनी तेज़ी से बढ़ा है तो सदी से पहले भी यानी पेंडेमिक आ सकती हैं। और हम सबको अल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला जो है ना बरकत फरमाए और हमें सेहत अता करें, और इन चीज़ों के ख़तरनाक हमारे घर, ख़ानदान को, हमारी कौम को, हम लोगों को, सबको अपने पनाह में महफूज रखें। सेहत के लिए जो है ना उससे का भी पहला उसूल है कि यानी जो है ना सफाई आपका निस्फ़ ईमान है। आप साफ़ सुथरे रहें, खाना बेहतर बनाएं, और जितना हो सकता है कि घर वालों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो है ना वो आप सेहतमंद रहें। बाकी जो चीज़ें हैं, जो सुनी सुनाई चीज़ें हैं, जो सोशल मीडिया पे बग़ैर तस्दीक किए हुए चीज़ें छोड़ देते हैं, खुदा रहा उस पर यकीन न करें जब तक किसी एक्सपर्ट से न पूछ लें, कोई मुस्तनद इदारा उसकी तस्दीक न कर दे, या कोई मुस्तनद जो है ना वो ख़बर ना आ जाए, तब तक जो है ना वो सोशल मीडिया की कोई भी बंदा घर बैठे के उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर एक के, को कोई किसी चीज़ को पैसे कमाना चाह रहा है या कोई चीज़ न्यूज़ फैलाना चाह रहा है, उसके अपने मकासद होते हैं, उसके ऊपर ध्यान न दें। और बाकायदा जो है ना मुस्तनद जो ख़बर हो उसके ऊपर आप अमल भी करें, और उसके लिए लायामल भी तैयार करें, उसके लिए आप तैयार भी रहें। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत से टाइम दिया। अच्छा नाज़रीन, अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दें। आइंदा नए प्रोग्राम, नए मेहमान के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।